इस काव्य पाठ के आगे अगले चरण में हम अगले अपने मेहमान को आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे साथ। अगले कवि जो जुड़ रहे हैं वो, अभी मैं जहाँ पे हूँ बिहार से, बिहार से ही जुड़े हैं वो, लखीसराय से हैं रवि कुमार रवि जी। रवि जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी और साथ में उनका एक छोटा सा परिचय अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। रवि जी, जैसे मैंने बताया कि बिहार के लखीसराय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो पटना एम्स में अभी पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हैं और साथ में काव्य लेखन और काव्य पाठ का जो है से जुड़े हैं काफी समय से। और इनकी एक बड़ी उपलब्धि मैं जो बताना चाहूँ वो 2015 और 2016 में 2 साल लगातार इन्हें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली के लिए कविताएं इनकी चयनित हुई और प्रकाशित भी हुई। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस महाकाव्य के अगली आहुति के रूप में आप अपनी काव्य रचनाओं का प्रस्तुत करें। और इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, हेलो। सुन पा रही हैं? जी सर, आप बोलिए। ऑडिबल है। आपका बहुत बहुत आभार। और इस महाकाव्य, अवाध महाकाव्य के संचालन मंडल को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी एक कविता, ये अभिमन्यु कब हारा, महाभारत के योद्धाओं में अभिमन्यु को हाशिए पर रखा नहीं जा सकता। और अभिमन्यु को ध्यान में रख के हमने एक कविता की रचना की है। सुने। जी, स्वागत। खड़े थे रन में वीर सकल, व्यूह रचा गहरा था, छल बल में थे निपुण अड़े, साजिशों का पहरा था, बढ़ा किशोर अकेले दम पर, कदम न उसका ठहरा था, बोल बोल सखे मेरे, अभिमन्यु सुहट कब हारा था, बढ़ चढ़ कर सुरमाओं ने था युद्ध कौशल अपना दिखलाया, एक अकेले वीर छोड़ के पथ में लाख रोड़े अटकाया, निडर सुजान ने खंभ ठोक फिर शत्रु को ललकारा था, बोल बोल सखे मेरे, अभिमन्यु सुभट कब हारा था, पढ़न भेड़ी की नाद से दिशाओं में उत्सव मचा था, शस्त्रों के झंकार पर नेत्रों में रक्त भूचाल मचा था, उन्मत्त गज था बना किशोर वो, योद्धाओं को ललकारा था, बोल बोल सखे मेरे, अभिमन्यु सुभट कब हारा था, वाह। वनराज सरीखा चपल निपुण वो, युद्ध कौशल में हाहाकारी था, शत्रु दल पर एक अकेला अभिमन्यु वीर भारी था, शत्रु दल के माथे पर चिंताओं ने आ
घेरा था, नियम के अनुबंधों को कपट युद्ध ने तोड़ा था। बोल बोल सखे मेरे, अभिमन्यु सुभट कब हारा था। शस्त्र विहीन शत्रु के मध्य में वीर सुजान अब भी खड़ा था। रथ का पहिया हाथ लिए वीर सुजान भी अड़ा था खून से लथपथ नव किशोर वो शत्रु पर टूट पड़ा था। और हुंकार भर भर उसने शत्रु को ललकारा था। बोल बोल सखे मेरे, अभिमन्यु सुभट कब हारा था। अभिमन्यु सुभट कब हारा था। अब बहुत सुंदर अब मैं मूलतः जनवादी कविताओं को लिखता हूँ और जी आगे अब मैं उसे ही सुनाने वाला हूँ। जी स्वागत। और अगली कविता का शीर्षक है जनपथ की सड़क। उसने सड़क पर फैले हुए पानी को उसने सड़क पर फैले हुए पानी को देखा और बैठ गया सड़क। लिखने लगा पानी पर कविता। उसने लिखा जनपथ में सड़क पर फैले हुए इस पानी की खून, जैसे कीचड़ सना पानी का छींटा सड़क पर जाते सब शहरी के कपड़ों को दाग दाग कर देता है। मेरी डायरी जल अचानक उठा हुआ और जोर जोर से ठहाके लगा और डायरी की चिंदियां बिखेर दी सड़क पर फैले हुए पानी से। चिंदियों में खून होने लगा। और आगे कविता है पेशेवर लोग। उन्होंने मेरी कविता में पढ़ा कि भूख आते निचोड़। उन्होंने मेरी कविता में पढ़ा कि भूख आते निचोड़ती है और मजबूरी बनाती है इंसान को मानसिक अपाहिज। उन्होंने झट मेरी कविताओं से दो शब्द भूख और मजबूरी को, और फिर ये शब्द उनके दिमाग से उतारे नहीं। वे बार बार मुझसे कहे, आप भाषा के जानकार, आपके ये शब्द मेरे लिए उपहार है। आज मैं बहुत खेद के साथ बताना चाहता हूँ, मेरे ये शब्द उनके दिल में, और मुझे माफ कर दो। मेरी कविता इन दिनों पेशेवर लोगों और आगे की कविता है तुमसे बिछोड़ने के बाद। जी स्वागत। तुमसे बिछुड़ने के बाद मैंने अपने भीतर एक सन्नाटे को जाना। तुमसे बिछुड़ने के बाद मैंने अपने भीतर एक सन्नाटे को जन्म दिया। इन दिनों तुम्हारा एहसास और मेरे भीतर का सन्नाटा जन्म।
वाह। इस क्रिया में मेरे भीतर के सन्नाटे ने एक और सन्नाटे, इस जी। क्रिया में मेरे भीतर के सन्नाटे ने एक और सन्नाटे को जन्म दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे शब्द मुखर हम्म। हुए नम। मैं चाहता हूं कि नम हुए शब्द सन्नाटे में शुष्क, क्योंकि शुष्कता नमी सोख लेती है और द्वंद में जी। शब्दों का शुष्क होना जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त दुनिया जुबान से चिकनी और दाल से। हम्म। बहुत गहरी। जी। और अगली कविता है जिसका जी। शीर्षक है मौत। मैं मौन, मैं मौन हूँ, मौन इसलिए नहीं कि डरा हुआ, मैं मौन हूँ, मौन इसलिए नहीं कि डरा हुआ हूँ, बस बोलने की हम्म। आंखें कहती है देखो देखो, कान कहते हैं सुनो सुनो, और मुंह कहना चाहता है कुछ पर दिल कहती है। और इन दिनों मैं गुमा हूँ, हम्म। अपने स्थूलकाय शरीर से विलग, बड़बड़ी के कटे हुए सिर की भांति महाभारत रण। ऐसा एक ऐसा रण जिसमें लड़ाई योद्धाओं की संक्रमित, मैं देख सकता हूँ, कुछ कह कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ कहने करने से पूर्व। और अगली कविता इसका शीर्षक है जूते की नाव, और ये राजनीति को परिप्रेक्ष्य में रख के लिखा गया है। जी। और ये खास करके ये पंचायत के चुनाव होते हैं, या जो ग्रामीण स्तरों पर जो चुनाव माने होते हैं, उसको ध्यान में रख के लिखा गया है। तमाम मान मनौवल और चिरौड़ी के पश्चात, हम्म। तमाम मान मनौवल और चिरौड़ी के पश्चात श्री जगत देव प्रसाद नगर पालक, और हम्म। अमल हो कि बदन पर सूट हो या धोती कुर्ता कोई बात, अमल हो कि बदन पर सूट हो या धोती कुर्ता कोई बात नहीं, पैरों में जूते हों आवश्यक, हम्म। क्योंकि बदलते दौर ने पैरों के तलब की दौड़ चप्पलों का। हम्म। नवागत नगर पालक श्री जगत देव प्रसाद चप्पल उतार जूते, और जूते की तलब में अँघाया हुआ पैर सशरीर नगर की छाती पर पाल बैठे, और पूरे 5 बरस हम्म। उतारता रहा नगर की घात। नगर अपनी लहू लहान देह बिछाता रहा अगले चुनाव के प्रत्येक चरणों के लिए, कि इन्हीं चरणों में से एक चरण फिर हम्म। से आएगा अपने नाम पे। जी। और आगे की जो कविता है उसका शीर्षक है चुप्पी। जी। अक्सर ऐसा वाह। देखा जाता है कि हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ये हम्म। ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो वो होता, अखबार पढ़ते हैं और खबरों को देख करके बांचते हैं। लेकिन जो मेरे दिमाग में या लोगों के दिमाग में चलता है वैसा वो उस पर कुछ करते नहीं, सिर्फ कहते हैं। और
उसी पर देखा जाए, अखबार में सिर धंसाए समाज की खबरों में मशगूल, खबरी हम्म, कह रहा है। अखबार में सिर धंसाए समाज की खबरों में मशगूल, खबरी कह रहा था बहुत बिगड़ गए हैं हालात, महफूज नहीं है लड़कियां और आम जिंदगी। खबरी की जी। खबर को लोग कान पात कर सुन रहे थे, हाँ जी हाँ जी कह रहे, लानत मलामत। हम्म, तभी पास से गुजरते एक बित्ते भर के छोरे ने भद्दा सा गीत, हम्म, तभी पास से गुजरते एक बित्ते भर के छोरे ने भद्दा सा गीत गाया और सारी निगाहें यकायक उस ओर घूम गई जिधर सरे राह मासूम का दुपट्टा खींच, और मजाल की छींकड़े कोई तमाशबीन गप्पे मारता रहा और एक जोड़ी लात जमी तो अगले चौक पर भीड़ जमा, अगले चौक पर भीड़ जमा थी, एक गोला का भीड़, और ठीक उसके बीचों बीच एक स्थूलकाय शरीर खून से लथपथ किसी ने गोली, और वह तमंचा ताने फुसफुसाती भीड़ से जा चुका था। मजाल करे कि उफ करे कोई, हम्म, भीड़ चुप, भीड़ अक्सर चुप ही रही, चिल्लाता वो है जब उनमें से किसी एक घर की ईंट दरक, और अगली कविता है प्रधान चुप है। जी। यूं ही बदरंग नहीं हो गई हवाएं, यूं ही बदरंग नहीं हो गई हवाएं, और धरती यूं ही नहीं हो गई जड़, इसके लिए साजिशें रची और चली गई जान। उसका चुपचाप मौन रहना उसकी मजबूरी थी या लाचारी, या खुद था वो साजिशों का शिकार। नगर प्रधान का किस्सा कुछ यूं था कि वो तब तक मौन रहता जब तक उसकी प्रधानी की कुर्सी जोर से हिलाई न, हम्म, जब तक उसे बताया न जाता कि हे भद्र, हम्म, आप जागो कि आप प्रधान हैं, जी। आप ही आला कमान है, आप, यह साम्राज्य आपका है, आप ही नगर की जान। एक अंतराल बाद प्रधान मौन, हम्म, चाटुकार दरबारी राग सुनाता, प्रधान खुश, दरबारी की पौबार, और शुरू होता सहमा करतब, और डाला जाता फिर नगर की जड़ों में एक होता। और बहुत बहुत अगली खूब कविता, रवि जी। राजनीति और चुप्पी, समाज की चुप्पी पे आपने जिस तरह से रचनाएं लिखी हैं वो वाकई बहुत चोट करने वाली हैं। समाज की मूक रहने के जो उनका रवैया होता है कि सब हम देखते रहते हैं लेकिन बोलते नहीं। बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर। शुक्रिया दिव्या जी कि कविता की मर्म तक आप पहुंच पाए। इसके लिए मैं आपका बहुत अ, आभार प्रकट करता हूँ। और अगली कविता है तुम आना, हम्म, तुम आना मरुथल की तपती रेत पर ठंडी फुहार, हम्म, तुम आना मरुथल की तपती रेत पर ठंडी फुहारों की तरह, जब पपड़ी पड़े होठों पर सूखी हुई जीभ ऐंठ, हम्म, जब क्षीण हो चली आशाओं पर
अश्रुओं ने आधिपत्य जमा लिया हो, तब तुम आना नयन जो। जब चूल्हे से निकलती अग्नि शिखा को उद्राग्नि ने वर्णन कर लिया हो और ललाट से लिपटे घाम देह में भर रहे हो जीवन गीत, तब उन वाह। गीतों की लय बनकर हम्म। उन गीतों की लय बनकर की उम्मीदें दृढ़। और अगली कविता है, इसका शीर्षक है गोविंदपुर का मुसहरी। और मैं जी। यहाँ, जैसा कि आपने बताया कि मैं पटना एम्स में कार्यरत हूँ, तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मुसहरी है गोविंदपुर, और वहाँ का जो हाल मैंने देखा है उस पर आधारित है ये कविता। जी। मैं अपने कमरे के छत पर से रोज देखता हूँ राष्ट्रीय उच्च राजपथ से सटा गोविंदपुर का मुसहर, हम्म। जहाँ अपने सीने से चिपकाए नन्हे छौवे को चूल्हे पर भात डबकाती हुई मुसहर औरत अपनी पार की नजरों से ग्राहक को पहचान, हम्म। उसके उधड़ की आग ने उसकी नजरों को शातिर बनाया। मुसहरी में पड़ते कदम ताल, पुलिस और ग्राहक का भेद, मई का माड़ा ग्राहक, हम्म। तुड़े मुड़े 10 का 3-4 नोट उस मुसहर औरत की हथेली पर रख एक गिलास महुआ गटगटाता हुआ प्रशासन व्यवस्था की नाक के नीचे से चुपचाप। तलब भूख की हो या नहीं, तलब। जी। और अगले कविता है समय के प्रभाव से। जी। स्वागत है। हे तथागत, आपके बहुत चर्चे हे तथागत, आपके बहुत चर्चे सुने हैं, नुक्कड़ की चाय की दुकान से उड़ती हुई खबर पूरी शहर। हम्म। कह रहे थे लोग कि आप बहुत लचीले, रबड़ के गुड्डे की तरह जो सिर पर दवा पड़ते ही झुक और दवा हटते ही दंड। आपकी मटकती आंखों का झुके तो कयामत, उठे तो करामत। वाह। जी। हे हे पराक्रमी, आपका स्वरूप तब और भी बदल जाता है जब आप गुड्डे का चोला उतारते हो और मतंगी होकर मूर्धन्य हो। आपके जयकारे का नाद व्योम छे। अब आगे देखें। तथागत उवाच, हे जीवक, मेरे अनुष्ठान तुम्हें दिखे नहीं, इसके लिए मैंने बहुत टोपी फिराई, तब यह पगड़ी हम्म। मेरे सिर पर आई। हम्म। और अंत में अब तो मैं कुछ छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनवादी कविताएं ही लिखता हूँ, कुछ जी। प्रेम जी। कविताएं भी हैं और मैं जी। उसे सुनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है। रवि जी, अ, आपकी जनवादी कविताएं बहुत गहरी और गूढ़ थी, और
साथ ही साथ सत्य को उजागर करने वाली थी। मैं तो लगातार बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रही थी। आपने बहुत अतीत लिखा, चाहे वो नियमों की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, षड्यंत्रों की बात हो, समाज की बात हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई इतनी गहरी बहुत रचनाओं के लिए। जी, बहुत शुक्रिया स्वागत है। दिव्या जी। और अगली कविता है, अगर तुम कहो। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ भोर की चमक की तरुणाई। हम्म, मैं चाहता हूँ भोर की चमक की तरुणाई चुरा लूं और मल दूं चेहरे। चाहता हूँ कि घटाओं से काजल चुरा नैनों के कोरों। हम्म, और चाहता हूँ होठों पर गुलाब की मखमली पंखुड़ियों का छाजन और टाट हम्म, के बालों में फूल पाए। उपवन की रंगीनियों से रच दूं हथेलियों पर मेहंदी और पैरों में महावर। चलो हम्म, महमहा उठे हर वो डगर अपने पाँव रख। और हम्म, अगली सुंदर। कविता है, जी। मेरी नजरें तेरे चेहरे से दृश्य। हम्म, मेरी नजरें तेरे चेहरे पर रंग घोलती हैं और उकेरती हैं इंद्रधनुष के सप्तरंग। जैसे बारिश के बाद दूर आसमान में दिलकश वादियों में झिटक। जी। मेरी नजरें तेरे चेहरे का मौन पढ़ती और महसूस करती हैं सांसों के आरोह अवरोह। जैसे वीणा के तार से छूट रही होती है सरगम मस्त सुरीली मधुर। तुम्हारी जी। पेशानी पे ठहरी बूंदे खाड़पन की धुली धुली भोर में जैसे गुलाब फूलियों पर ठहरी बूंदे ओस। हम्म, मनमोहक मनोरम और मेरी नजरें तेरे चेहरे से दृश्य। वाह, सुंदर। और अगली कविता है, अ, रातों के सूनेपन। जी, स्वागत है। कि तुम एक ख्वाब कि हम्म, तुम एक ख्वाब हो जिसे मैं बुनता हूँ अक्सर सन्नाटे। हम्म, तुम एक ख्वाब हो जिसे मैं बुनता हूँ अक्सर सन्नाटे के पहर। यह क्रिया मुसलसल अनगिन रात, हम्म, जब पूरी कायनात निमग्न प्रेमातुर होकर मेरे हिस्से में सन्नाटे। और रातों के इस सूनेपन में बड़बस तुम्हारे ख्यालों के इर्द गिर्द घूमता हूँ। एक मखमली एहसास कि तुम हो यहीं कहीं, अक्सर रातों के इस सूनेपन में खिलखिल। जी, तो बहुत सुंदर। मेरी तैयारी तो यहीं तक थी और ये टाइम तो बचा रह गया। तो ओ। हाँ, हाँ। जी। आ, मेरे ख्याल से अब आपको 45 मिनट तक का आपको समय उपलब्ध कराया गया था और हाँ, अभी इससे बचा हुआ है 15 मिनट। 2 बजा 15। हुआ है, 15 मिनट का समय बचा हुआ है अभी आपके पास। सबसे पहले तो मैं रवि जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से सत्य कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हालांकि कवि ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके अंदर ये साहस होता है और वो कड़वे से कड़वा सच भी इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से कि वो चोट तो करता है लेकिन बुरा नहीं लगता।
तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो रचनाएं थी, खास कर कि मैं जनवादी कविताओं की रचनाओं की बात करूंगी, जो जिस तरह से आपने राजनीति और समाज के रवैये पे चोट करी है, उसके सत्य को बता के, ये आपने बहुत सुंदर मुझे रचनाएं लगी और बहुत सटीक लगी, और इसके लिए आपको बधाई। और अब मैं ऐसे कहिए तो कवि तो नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों को यही निर्देश दिया गया था कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो आप हाँ भी अपनी कविताएं प्रस्तुत कर सकती हैं। तो जी मेरे पास, मैं ज्यादा तो नहीं लिखती, लेकिन जो कुछ भी है वो मैं इस मंच के माध्यम से शेयर साझा करूंगी। और जी जी जी, सबसे जरूर पहले तो मैं सुनना क्षमा चाहूंगा। चाहूंगी कि जी वैसे जी आप भी अगर कुछ ऐसी आपके पास है रचनाएं जो आपने, हर कवि के पास होती हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं। आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप ढूंढ लीजिए। जी तब तक मैं अपनी एक रचना इस पटल से प्रस्तुत करूंगी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े पटल पे जी मुझे अपनी रचना, हालांकि बहुत अच्छी, आप कवियों जैसी तो बहुत अच्छी रचनाकार मैं नहीं हूँ। मैंने एक बचपन पे एक कविता लिखी थी। बचपन हर एक के लिए बहुत सुहावना होता है। हम सब अपने बचपन की बात करते हैं तो अच्छी चीजें याद करते हैं, और बहुत सारी घटनाएं बचपन की, भाई बहनों के साथ खेलना, माँ बाप का प्यार, स्कूल की शरारतें, ये सब चीजें हमें याद आती हैं। और कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को अपने दिल के किसी कोने में हमेशा बसा के रखते हैं, और अपने अंदर एक बच्चे को हमेशा जीवित रखते हैं। और यही हमारे जो है जीवन में एक ऊर्जा का स्रोत होता है, हमारे परिवार, हमारे बचपन की यादें। लेकिन हर एक के जीवन में ये बचपन जो है वो सुगत नहीं होता। तो जब मेरे अंदर उन बच्चों की बारे में मेरे मन में विचार आया, तो मैंने उनके बारे में लिखा है कि कुछ बचपन ऐसे होते हैं जो बचपन में ही खो जाते हैं। तो बचपन जो खो गए, ये मेरी कविता का शीर्षक है। जी। हर बचपन सुनहरा अच्छा। नहीं होता, हर बचपन सुनहरा नहीं होता, हर बच्चे के सिर पर माँ का आंचल और पिता के साए का पहरा नहीं होता। सुनिएगा, मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो बचपन से अनाथ होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, जो माँ बाप के प्यार से वंचित रह जाते हैं। हर जी स्वागत। बचपन सुनहरा नहीं होता, हर बच्चे के सिर पे माँ का आंचल और पिता के साए का पहरा नहीं होता। कुछ बचपन तरसते हैं माँ की लोरी को, कुछ बचपन तरसते हैं माँ की लोरी को और पिता की उंगली को भी। माँ, जब हम दुखी होते हैं तो हमें सबसे पहली याद अपनी माँ की आती है। बड़े होने के बाद भी आज भी हमें अपनी माँ की ही सबसे ज्यादा याद आती है जब भी हम परेशान होते हैं। चाहे वो परेशानी हमारी मानसिक हो, चाहे वो किसी तरह की शारीरिक परेशानी या बीमारी हो, हमें सबसे पहले जो याद आती है वो हमारी माँ आती है। और इसी तरीके से जो हमें संघर्ष में जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो हमारे पिता होते हैं। लेकिन हर किसी को ये उपलब्ध हो, हर किसी की किस्मत में ये हो, ये जरूरी नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। कुछ बचपन तरसते हैं माँ की लोरी को और पिता की उंगली को भी, ऐसा बचपन रुपहला नहीं होता। अगला जी है, कुछ बचपन ऐसे भी हैं, कुछ बचपन ऐसे भी हैं जो चाय की दुकानों पे छोटू कह के बुलाए जाते हैं। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जो चाय की दुकानों पर छोटू कहकर बुलाए जाते हैं। गलती से कुछ गिर के टूट जाए, गलती से कुछ गिर के टूट जाए तो गालियों और थप्पड़ों से रुलाए जाते हैं। जी धन्यवाद बहुत पूनम अच्छा। शर्मा जी। बहुत। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जो चाय की दुकानों पे छोटू कहकर बुलाए जाते हैं। गलती से कुछ गिर के टूट जाए तो गालियों और थप्पड़ों से रुलाए जाते हैं। कुछ बचपन बचपन में ही जवानी देख लेते हैं। गौर करिएगा, कुछ बचपन जी बचपन में ही जवानी देख लेते हैं। नाबालिग मासूम बचपन, नाबालिग मासूम बचपन जब हवस की आग में झुलसाए जाते हैं। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल ना जाने के बहाने नहीं बनाने पड़ते। हम सब ने ये बहाने बनाए हैं अपने बचपन में। स्कूल नहीं जाना है, पेट में दर्द हो रही है, होमवर्क नहीं किया है, लेकिन बहाने कुछ और जी होते हैं। जी
पेट में दर्द हो रही है, कभी कुछ फीवर आ जाता है। जी प्रगति गुप्ता जी, थैंक यू। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगी कि मैं ना चाहते हुए भी कुछ शब्द इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो हमारी जबान पे चढ़े होते हैं और बार बार आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। हिंदी का आयोजन है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही बात करूं। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल ना जाने के बहाने नहीं बनाने पड़ते, फीस नहीं है इसके चलते वो काम पे लगाए जाते हैं। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल न जाने के बहाने नहीं बनाने पड़ते, फीस नहीं है इसके चलते जो काम पर लगाए जाते हैं। ऐसे बचपन बचपन में ही खो जाते हैं। ऐसे बचपन बचपन में ही खो जाते हैं। दुनिया के निर्दयी हाथों में वो बेवक्त ही बड़े हो जाते हैं। दुनिया के निर्दयी हाथों में वो बेवक्त ही बड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। और बहुत ज्यादा कविताओं का संग्रह तो मेरे पास नहीं है। अ, रवि जी, अगर आप कुछ और चाहते हैं प्रस्तुत करना तो हम हमारे साथ अगले अगले सत्र की संचालिका मेरे ख्याल से जुड़ गई हैं। नमस्कार। जी आप, धन्यवाद आपका। नमस्कार दिव्या जी। जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत और शुक्रिया। जी तो अब मेरे ख्याल से मेरा अ, मुझे क्या निर्देश है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मंच को आपको सौंप दूं, क्या करूं। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय और है। आपके पास कुछ कविता है तो सुनाइए जरूर, जरूरत थी। और ऐसा ही ठीक कुछ है, सुनाइए। हाँ मैं हाँ, ही रवि सुनाता जी कुमार हूँ। जी रवि। सुनाएंगे। बहुत खूबसूरत कविताएं रवि कुमार जी की भी, बहुत अच्छी, इतनी सटीक और इतनी समाज की अच्छाइयों बुराइयों को इतनी हिम्मत से कहना, जैसे कि आपने कहा है कि बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी हिम्मत से इतने स्पष्ट शब्दों में समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करना। तो मैं रवि कुमार जी को अनेक बधाई देती हूँ। बहुत ही जी सुंदर बहुत कविताएं थी शुक्रिया। उनकी, बहुत गहन थी और बहुत अर्थपूर्ण थी, और आज के समाज का बहुत ही सुंदर आईना थी वो। मतलब बहुत सुधार की जरूरत है, पर आईना तो थी, कम से कम आईना देखेंगे तो सुधार होएगा। जी जी बिल्कुल। जी, कविता का शीर्षक है हाँ हाँ जी, जी सुनाइए। आतंक स्वागत। आतंकी साए। जी स्वागत। मेरी नजर जहां तक जाती है एक बिंदु पर थम जाती मेरी नजर जहां हम्म। तक जाती है एक बिंदु पर थम जाती है। दो जीव धड़ा पर आए होंगे मानव सृजन। हम्म। संतानों में अपनी कब उसने भेद किया होगा। अपने जिगर का लहू पिला सृजन संदेश दिया होगा। पर बह रही जो हवा थी उसकी नीयत उसकी ठीक नहीं। आदम खोर बना है मानव, हालात बड़बर हैं। मेरी नजरें देख रही है हालात ऐसे ठने हुए हैं। आतंकी साए में भड़कत बीज पले हुए हैं। वाह, बहुत चका सुंदर, चक बहुत सुंदर। चका चकाचौंध से चकमक आंखें लगी। चुल्हियाने सी है अतृप्त कामना गहराते तम में लगी। सुने कौन फरियाद किसी का, कान वाले जब बहरे हो। दाग धुले दामन के कैसे दाग जब इतने गहरे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह बहुत। दूर गगन में बैठ विधाता खुद पर खींच रहा होगा। कैसा जग बनाया मैंने खुद से पूछ रहा हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने तो बस इंसान बना मैंने तो बस इंसान बनाया है। आतंक क्यों इतना। अब जी अगली पंक्ति पर ध्यान दे। हम्म, जी। कंकालों, अब ये जो पंक्ति अगली है, ये इस तरह से अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर हथियार, बारूद, गोला, ये सब का प्रयोग किया जा रहा है। और मानव सभ्यता ही खतरे में।
कंकालों नरमुंडों से जब पटी होगी दुनिया सारी, नक से नक टकराएंगे जब भयावह त्रास दी महामारी। शांत धड़ा की नीरवता में सागर जल हुंकारेंगे, नभचर जलचर आपस में फिर महामौज मचाए। बहुत बढ़िया। कंकालों नरमुंडों के बीच कभी एक काम तो कर, सारी शक्ति लगाकर अपनी पुरजोर अट्टहास करना, सूख जाए गर स्याही तेरी, रक्त से अपनी कलम डुबोना। छंद कोई छंद। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रवि कुमार जी की तो एक एक लाइन ऐसी है कि उसके ऊपर बैठ जाए, उस पर मंथन किया जाए तो उसमें से 4-4 लाइनों के बराबर एक एक लाइन है। बहुत सुंदर। जी निश्चित रूप से। जी। अ, और जी रवि जी। अब तो अब ऐसे लिखी हुई तो कविताएं बहुत सारी है, याद मुझे रहता नहीं ज्यादा। समस्या मेरे साथ ये है। कोई बात नहीं, आप दीजिए तो इतनी देर आप मेरी एक क्षणिका सुनिए। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। सर्दी की नरम धूप सी तुम्हारी ये चाहत, मैं मोम की नहीं जाने क्यों पिघल रही हूँ, मैं मोम की नहीं जाने क्यों पिघल रही हूँ। शुक्रिया। वाह वाह वाह। शुक्रिया। आप सुनाइए दिव्या जी, आपकी बहुत सुंदर कविता थी, एक और सुनाइए। धन्यवाद आपका। और मेरे पास है तो नहीं अभी, लेकिन हाँ मैंने लिखी है तो मैं कोशिश करती हूँ उसे सुनाने की। मैंने जिंदगी से हमारी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसपे एक कविता लिखी थी। आ बैठ ए जिंदगी, आज कुछ बातें करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। बैठ मेरे पास ए जिंदगी, आज कुछ बातें करते हैं। कुछ देखिए, जहां मैंने शुरू करी और वहीं मेरे कोई बात बात नहीं, चल गई। आप फोन पे ढूंढ लीजिए, अपना अभी तुरंत बना लीजिए और क्या। इतनी बड़ी कवित्री तो खैर मैं नहीं हूँ कि मैं तुरंत बना लूं। तो चलिए इतनी देर में एक क्षणिका मैं आपको अपनी और सुनाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। भला कैसे मान लूं तुम मुझे भुला चुके, भला कैसे मान लूं तुम मुझे भुला चुके, मैं झूठ कह सकती हूँ तो क्या तुम नहीं, मैं झूठ कह सकती हूँ तो क्या तुम नहीं। तो वाह, बहुत खूब। रवि शुक्रिया। जी की गहरी और जो जनवादी कविताएं हैं, सत्य को उजागर करती हैं। उनके बाद आपकी ये छोटी छोटी पंक्तियां एनर्जी देने वाली काम कर रही हैं, एकदम मूड को हल्का कर देने वाला काम कर रही हैं। और एक्चुअली क्या है जी, दो बैलेंस दोनों तरफ से चाहिए। रवि जी कुमार जी जैसे ज्यादा लोग चाहिए, हमारे जैसे तो थोड़े से ही लोगों से काम चल जाएगा, पर जो चिंतन कर रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, सबको एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी कविताओं का जो वजन है उसी को हम लोग बैलेंस करने के लिए और उसी का तालमेल बिठाने के लिए हम लोग हल्की हल्की कविताएं लिखते हैं। तो ये तो कवियों का आपस में एक ऐसे ही तालमेल चलता है। तो मैं भी ऐसे ही बिल्कुल, लिखती हूँ जैसे आप लिखती हैं, हल्की फुल्की कविताएं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जो कुछ देखा समझा, बस वही है। और क्या, कवित्री मैं भी नहीं हूँ। अंतिम बार मेरे ख्याल से मैंने हिंदी 10वीं कक्षा में पढ़ी थी और उसके बाद साइंस और इकोनॉमिक्स, तो हिंदी पढ़ी ही नहीं। वो तो हिंदी राइटर्स गिल्ड से जुड़े तो हमें वहाँ पे प्रोत्साहन मिला, बड़े बड़े साहित्यकारों का सानिध्य मिला, तो धीरे धीरे उन्होंने उकसाया लिखो लिखो, तो लिखना शुरू किया और ऐसे ही शुरू होता है और क्या। बिल्कुल जी बिल्कुल कह रही है। लेकिन ये संतुलन बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल सिर्फ हम तथ्य देखते रहेंगे तो कड़वाहट को बैलेंस बिल्कुल करने के लिए थोड़ी सी बिल्कुल मिठास तो चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो ये जो है ना, खट्टा मीठा कड़वा सब होना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये जो कड़वे से अच्छे हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना। ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा बीच में कड़वा भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी यकीनन, कड़वाहट को बर्दाश्त करना समाज के बिल्कुल सुधार के लिए और अपने सुधार के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसको बिल्कुल। बैलेंस करने के
भी मन को हल्का करने के लिए इस तरह की बिल्कुल। रचनाएं भी ज़रूरी हैं। और अभी हमारे एक दर्शक ने ये बोला है कि अपने भाव व्यक्त किए हैं कि आपकी क्षणिका उनको बहुत अच्छी लगी। और जो बहुत-बहुत भी लोग शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी समय सीमा और साथ में रवि जी के जाने का समय